हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था सॉल्यूशन का। आज हम कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक टॉपिक परसेंटेज। यस, परसेंटेज को बहुत ढंग से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोलैरिटी में भी परसेंट गिवन होता है, मोलैलिटी में भी गिवन होता है एंड इन समटाइम्स इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन आल्सो। तो परसेंटेज के सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अलोंग विद एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एज वेल एज बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट. So let's start discussion of concentration terms. Concentration terms. Now, what is concentration terms? Concentration terms क्या है तो नाम सुन लेते हैं उनके। Concentration terms हैं फर्स्ट जो सबसे पहले हम यूज करते हैं that is percentage. क्या यूज करेंगे हम? Percentage. अब ये जो परसेंटेज होता है ये भी तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, परसेंटेज बाय मास मींस वेट बाय वेट, या परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, या परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नाउ इसके बाद जो सेकंड टर्म पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पीपीएम। पीपीएम हम जनरली बाय मास ही डिस्कस करते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म मोलैरिटी। किस पे मूव करेंगे? मोलैरिटी पे। फिर उसके बाद मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ओके, सो अब व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन क्या है? यहां हम आपको ये बोलेंगे, अगर सॉल्यूशन चैप्टर में टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऐसा कुछ पूछा है तब तो कॉन्सेंट्रेशन का जनरल मीनिंग है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन या डिसॉल्व इन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व है सॉल्यूट, जितना ये सॉल्यूट डिसॉल्व है दिस इज कंसंट्रेशन। क्या है ये? कंसंट्रेशन है। नाउ अगर अदर देन दैट कभी भी जनरली वर्ड कंसंट्रेशन यूज किया जाए तो इट इज मोलैरिटी। ध्यान सुनना मेरी बात। अदर देन दैट कभी भी नॉर्मली बोला जाए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज दिस बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट अगर कंसंट्रेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो इट मींस मोलैरिटी। क्या मतलब है इसका? मोलैरिटी। अब कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में ये अलग अलग तरीके से बताया गया है। अब वो जो अलग अलग तरीके से बताया गया है उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो वेरी फर्स्ट टर्म तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? परसेंटेज। एज द नेम सजेस्ट, परसेंटेज पर 100, यानी जो भी चीज होगी पर 100 में होगी। तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं परसेंटेज बाय मास। क्या आएगा? परसेंटेज बाय मास। इसे एग्जांपल से समझते हैं, वैसे नाम से तो समझ ही आ रहा है कि x ग्राम इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, अब परसेंटेज बाय मास लिखा है, इसका मतलब क्या है? वेट बाय वेट। परसेंटेज बाय मास लिखने का मतलब वेट बाय वेट। ओके, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारा? 10% weight by weight aqueous urea. 10% weight by weight aqueous urea. What does it mean? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि weight of solute भी ग्राम में है और weight of solution भी ग्राम में है। It means 10 ग्राम of urea is dissolved in, जो 10 ग्राम यूरिया है वो डिसॉल्व है किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर? इफ नथिंग इज मेंशन, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप सॉल्यूशन को बाइनरी ही मानेंगे। क्या मानेंगे? बाइनरी। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? विच हैज ओनली टू कंपोनेंट, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। व्हाट इज टर्नरी या टर्शियरी सॉल्यूशन? विच हैज थ्री कंपोनेंट, वन सॉल्वेंट एंड टू सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल salt and water, it is an example of binary solution. Then example salt, water and sugar, it is an example of ternary और tertiary. तो solvent हमेशा एक ही होता है। ओके, तो 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ यूरिया को किसमें डिसॉल्व किया है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। अब यहां से आपको खुद कुछ कुछ बातें सोचनी है। कुछ कुछ बातें जैसे आप मुझे बताइए व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट हेयर, आप मुझे बताइए व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट हेयर एंड व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। बताइए या कमेंट करते जाइए अगर पेन एंड पेपर नहीं है तो। ओके, अब यहां पे एक और बात समझाना चाहता हूं मैं, नोट्स। देखिए
हमारे पास बुक्स है, और अगर हम कोचिंग ऐसी जगह से ले रहे हैं जहां पे हमें रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, तो देखा जाए तो हमारे पास एक लेक्चर भी ऑलवेज पड़ा हुआ है। इन दैट केस नोट्स में हमें क्या लिखना है? इन दैट केस हमें नोट्स में वो चीजें लिखनी है जो हम याद नहीं रख सकते, या कोई बड़ी अच्छी बात पता चली, क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो नोट्स में होना चाहिए। पूरा का पूरा उतारना दोबारा से, ये इससे बेटर मैं बोलता हूं कि घर पे 5 बार लिख के देख लो, याद कर लो। नोट्स 2 पेज से ज्यादा कभी भी नहीं होने चाहिए। एंड मेक अ हैबिट बनाओ बुक रीड करने की, एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस करो, एंड उससे जो डाउट्स हैं उन्हें क्लैरिफाई करते जाइए। हाँ देखिए, अब नोट्स क्या होंगे, विद टाइम शॉर्ट होते जाएंगे। जैसे पहली बार आपको जब, जैसे होता भी है, जब बुक अंडरलाइन करते हैं तो ऐसा लगता है पहले एक बार पूरा पेज अंडरलाइन कर दो। ऐसे जब पहली बार सब कुछ भी सुनते हैं ऐसा लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स ओके, ये होता है कि, लेकिन धीरे धीरे जब आप दूसरी बार तीसरी बार उस चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यही इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर योर एक्चुअल नोट्स। तो नोट्स कभी भी 2 पेज से ज्यादा किसी चैप्टर के नहीं जाने चाहिए। फॉर्मूले एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, दैट्स इट। ओके, एंड फॉर्मूले भी बुक्स में होते हैं, आप चाहें तो उसे भी इग्नोर कर सकते हैं, बट ये कि एक जगह फॉर्मूले याद हो लिखने के लिए होने चाहिए, तो वो एक जगह सारे फॉर्मूले लिखे हो तो उसे हम बोलेंगे कि एक फॉर्मूला बुक है। ओके नाउ, तो अब यहां पे अगर हम बात करें, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो व्हाट इज द वेट ऑफ सोल्यूट? वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो गया? 10 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ सोल्यूशन? Weight of solution is 100 gram, and we all know that weight of solution is component या sum of weight of solvent and weight of solute. Solvent और solute का sum होता है। अब मेरे को अगर पता है कि solute 10 है और solution पता है 100 है, तो what is weight of solvent? Weight of solvent क्या होगा? Weight of solution minus weight of solute. Weight of solution में से क्या माइनस करना है? Weight of solute माइनस करना है। और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सोल्यूशन है 100 और वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 10। तो क्या आंसर आ गया? 90। मींस कभी भी परसेंटेज बाय मास मेंशन है, कभी भी परसेंटेज बाय मास मेंशन है, तो हमें सोल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट और सोल्यूशन का वेट पता है बाय डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स से वी हैव एग्जांपल 10% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप समझिए 10% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस NaCl सॉल्यूशन का क्या मतलब? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है, इट मींस 10 ग्राम। क्या मतलब हुआ? 10 ग्राम। देखिए पहले वेट है तो सॉल्यूट ग्राम में है, ठीक है, बाद में वॉल्यूम है तो दूसरा सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की बात नहीं होती परसेंटेज में, पर 100 यानी टोटल सॉल्यूशन पे बात होती है। ये ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूजन आए कि पर 100 क्या है, वो सॉल्वेंट कभी नहीं होगा, हमेशा सॉल्यूशन होगा। तो वेट बाय वॉल्यूम में पहले सॉल्यूट होगा, बाद में सॉल्यूशन। तो वेट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी 10 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड इन, अब देखिए ध्यान से देखना, ये बाद में वॉल्यूम है, बाद में क्या है? वॉल्यूम। तो डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फोकस करो इस बात पे, वो सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अब आप बताइए मुझे, व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन? स्क्रीन रोकिए, कमेंट करिए, सोचिए। ठीक है, नाउ अब आई होप आपने सोच लिया होगा, साथ के साथ सोचना भी जरूरी है। तो यहां पे अगर हम देखें तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो क्लियरली नजर आ रहा है 10 ग्राम। कितना नजर आ रहा है? 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट इज 10 ग्राम। नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट वी कैन नॉट फाइंड, वी कैन नॉट फाइंड वेट ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज वॉल्यूम मेंशन है, अनलेस और अंटिल डेंसिटी इज गिवन। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? कैन नॉट फाइंड
till density of solution is not mentioned या given, हम ये पता नहीं लगा सकते, ठीक है। weight of solution again cannot be calculated, हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते till density of solution is not given, ठीक है। अगर डेंसिटी गिवन है तभी कर सकते हैं, तो ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हमने बोल दिया कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी मेंशन है। लेट्स से कि अब सेकंड केस ले लेते हैं, केस 2 जब मेंशन नहीं, 1 जब मेंशन नहीं था, केस 2 जब मेंशन है, तो लेट्स से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज लेट्स से 0.8 ग्राम पर ml। यूनिट्स पे ध्यान देना है, ये ml है, लीटर नहीं हो सकता कभी भी। 10 ग्राम इन 100 लीटर नहीं होगा, 10 ग्राम इन 100 ml होगा। वेट बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम इज ऑलवेज इन ml, क्योंकि सॉल्यूशन जनरली लैब में या बीकर में बना रहे होते हैं, तो वहां पर वॉल्यूम ml में ही चलता है। ओके, ऐसा नहीं कि परसेंट में तो लिखा ही नहीं हुआ है पर 100 क्या, तो मैं 100 किलोमीटर, लीटर, सेंटीमीटर कुछ भी ले लूं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो वॉल्यूम ही लेना है और वॉल्यूम में ml लेना है, दैट इज डिफाइंड। क्या है ये? डिफाइंड है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.8 ग्राम पर ml, जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी में गिवन है। आप फाइंड कर सकते हैं क्या? यस। हाउ? बाय फॉर्मूला ऑफ, किससे पता कर सकते हैं? बाय फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, राइट? व्हाट इज मास? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ तो यहां इसी फॉर्मूले से समझ आए व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये W मैं इसलिए लिखता हूं बिकॉज एक होता है गिवन वेट, एक होता है मोलर मास। तो वो W और M केमिस्ट्री में वही फर्क है, फिजिक्स में वेट और मास का, ग्रेविटी का फर्क आ जाता है। तो केमिस्ट्री में हम गिवन मास को रिप्रेजेंट कर देते हैं W से और मोलर मास को M से। तो ये W जो है ये गिवन मास। तो दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन? Density of solution is 0.8 gram per ml. Now, what is the volume of solution? 100 ml. How we know that? By the definition of percentage weight by volume. तो ये कितना गिवन है? 100 ml. यूनिट्स पे भी ध्यान देना है, 1 ml नीचे एक ऊपर है, कैंसिल। आंसर कितना हो गया? डेसिमल गया 0, 80 ग्राम। क्या आया आंसर? 80 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 80 ग्राम। अब हो गया क्वेश्चन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 80 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो दो वेट का ही तो सम होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, यही होता है। तो व्हाट वी कैन से, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम समझ चुके होंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज 80 माइनस सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 80 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट इज 10 एंड इट बिकम्स 70 ग्राम। तो अगर डेंसिटी मेंशन है तो हम सॉल्यूट का वेट भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का एंड सॉल्यूशन का, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ परसेंटेज। थर्ड पार्ट पे चलते हैं परसेंटेज के। थर्ड पार्ट क्या होगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, व्हाट डज इट मीन? तो लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। इसे एक एग्जांपल से ही समझते हैं। लिखा है 10% बाय वॉल्यूम। देखिए, बाय मास और बाय वॉल्यूम वर्ड तभी यूज कर सकते हैं जब दोनों चीज वॉल्यूम में हो या दोनों चीज मास में हो। जैसे फर्स्ट में था 10% W बाय W, यानी सॉल्यूट को भी ग्राम में लेना है, सॉल्यूशन को भी ग्राम में लेना है, तो हमने डायरेक्टली बाय मास लिख दिया। सेकंड केस में था वेट बाय वॉल्यूम, उसमें सॉल्यूट को ग्राम में लिखना था, वॉल्यूम को ml में, इसलिए हम वहां ना बाय मास लिख सकते थे ना बाय वॉल्यूम, इसलिए उधर लिखा वेट बाय वॉल्यूम। बट यहां पर अगर हम बात करें सॉल्यूशन, सॉल्यूट भी वॉल्यूम में है और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में, तो वी कैन इजीली राइट इट एज बाय वॉल्यूम। ओके,
सो 10% बाय वॉल्यूम मीन्स 10% बाय वॉल्यूम का मतलब है 10 ml ऑफ solute, 10 ml of solute dissolved in 100 ml of solution. किसमें डिसॉल्व हो रहा है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. यहां क्वेश्चन आएगा, सर क्या हम इधर लीटर वर्ड यूज कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि यहां दोनों वॉल्यूम है तो दोनों की यूनिट सेम रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मींस आप इधर लीटर लिखोगे तो इधर भी लीटर लिखोगे. 10 लीटर इन 100 लीटर इज ऑल्सो पॉसिबल, वो भी करेक्ट है. यूनिट्स मस्ट बी सेम, बट ऑब्वियसली वही, क्योंकि सॉल्यूशन जनरली लैब्स में एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे होते हैं वॉल्यूम टर्म को, वहां पे वॉल्यूम इतना ज्यादा यूज होता नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वॉल्यूम ml में यूज होता है. तो मेरा सजेशन तो ये कि ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. इस तरीके से सोचो कि ब्रेन उसी पे ही ml, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ ml, कि ब्रेन हमेशा उसी मोड में रहे. तो अब यहां से अगर हम देखें तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या है? दिस इज 10 ml. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? बाय डेफिनेशन दिस इज 100 ml. देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट? अगेन सॉल्यूशन प्लस जो ये होगा हमारा, अगर डेंसिटी चेंज नहीं हुई मिक्स के बाद, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन, कि अगर मिक्सिंग के बाद डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, डेंसिटी रिमेन सेम, उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है V1 प्लस V2. बट इन अवर बोर्ड्स यही होता है, कुछ मेंशन नहीं है, समझ जाइए डेंसिटी इज सेम. डेंसिटी क्या है? हमेशा सेम. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V1 प्लस V2. और अगर डेंसिटी मेंशन है तो हम चेक कर चुके हैं पहले ही कि वी कैन इजिली सॉल्व. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, उससे भी सॉल्व हो जाएगा इफ डेंसिटी इज मेंशन. ओके, तो जैसे ये तीनों चीज समझाई, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विच इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से क्या करेक्ट है? फर्स्ट, क्या हम वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं? सेकंड ऑप्शन, क्या हम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं? देन थर्ड पॉइंट, क्या हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं? या हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं? कीप थिंकिंग, इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, तब तक सोचिए एंड कमेंट करिए. ओके, थिंकिंग, कीप थिंकिंग. ऐसा नहीं कि जस्ट एब्जॉर्ब करते सुनते जा रहे हैं, सोचते भी जाना है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या नहीं. जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या है आजकल कि देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स, तो यू मस्ट ट्रस्ट बट फर्स्ट वेरीफाई. बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, जो भी मैं बोल रहा हूँ या जो भी बोल रहे हैं आप, आज के टाइम में गूगल है, मेनी थिंग्स है, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं. राइट नाउ, अब हम परसेंटेज के बारे में जब ढंग से समझ चुके हैं तो लेट्स डिस्कस न्यूमेरिकल. अब इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं. परसेंटेज पे, परसेंटेज में न्यूमेरिकल से पहले मैं आपसे बोलूंगा, ज्यादातर परसेंटेज की न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो किससे हो जाएंगे? बाय वेट से ही गिवन होते. तो बाय वेट वाले केस में वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज जिसकी अभी निकाल रहा हूं उसको ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100. ये एक सिंपल है. अगर मुझसे कोई बोले कि सर परसेंटेज, मैं बोलूंगा कहीं भी परसेंटेज निकालना, मोल कॉन्सेप्ट में इधर किसी भी चीज का, जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको रखो न्यूमरेटर में, टोटल वेट को रखो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100. राइट, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. यहां पर so let's discuss this question. Calculate mass percentage of aspirin in acetonitrile when 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of acetonitrile. अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है? मास परसेंटेज. क्या बोला है क्वेश्चन में? मास परसेंटेज. तो एस्पिरिन का परसेंटेज निकालना है, तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसी का वेट ऊपर रखना है और नीचे क्या रखना है? टोटल मल्टीप्लाई बाय 100.
ठीक है, टोटल वेट मतलब वेट ऑफ एस्पिरिन प्लस वेट ऑफ एसिटोनाइट्राइल। तो एस्पिरिन का वेट कितना गिवन है 6.5 एंड एसिटोनाइट्राइल का वेट कितना है 450, बट नीचे टोटल वेट आएगा यानी वी हैव टू ऐड वेट ऑफ एस्पिरिन आल्सो, मल्टीप्लाई बाय 100। कितना हो गया मल्टीप्लाई बाय 100, इट बिकम्स 6.5 बाय 456.5 इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल क्या तो 5 9s are 45, 5 1s are 5 and 5 3s are 15। ओके, तो इट्स अप्रॉक्स 13 7s are 90, 1 by 70, ये 0 से 0, 10 by 7, राइट। तो 10 by 7 कितना हो गया हमारा ऑलमोस्ट, तो 10 by 7 इज 1.7 1 7 3 1.4%। कितना है हमारा 1.4%। और परसेंटेज डेली लाइफ में इतना यूज होता है ना, आप इजीली समझ भी सकते हो कि क्वेश्चन सही किया है नहीं। कैसे, देखो 10% तो हर कोई सोचता है आजकल, ठीक है, तो 10% मतलब 456 का 10% कितना होगा 45। तो ये समझ आ गया कि अगर ये 1% है तो यस 45 का 1% कितना होता है 4.5, और ये कितना था 6.5, तो 1% से थोड़ा ज्यादा होगा, और 2% होता है 9, तो almost 1.4 या 1.5% is correct, right? Now let's move on to the next question. If 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, अगर 22 ग्राम बेंजीन डिसॉल्व है किसमें 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मास परसेंटेज निकालना है दोनों का, CCl4 का भी और बेंजीन का भी। ठीक है, एक का निकाल लेते हैं, दूसरा 100 में से माइनस कर लेंगे क्योंकि दो ही कंपोनेंट है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बेंजीन, परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया जिसका भी परसेंट निकालना है उसका वेट ऊपर और टोटल वेट नीचे। तो टोटल वेट यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, एक बेंजीन है और दूसरा CCl4 है, मल्टीप्लाई बाय 100। किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का वेट क्या है, तो बेंजीन का वेट है 22, CCl4 का वेट कितना है, CCl4 का वेट है 122, तो 122 प्लस 22 इंटू 100। अगेन कैलकुलेशन पार्ट बट वो इजी है, तो 22 बाय 144 इंटू 100, तो क्लियर है 2172, 11 बाय 72, तो इस इट इज 1100 बाय 72। नाउ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बोलूंगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, इट्स ऑन यू कितना किस हद तक, बट मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। जैसे एक तो तरीका है कि मैं इसे 70 मान के सॉल्व कर लूं, तो मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। एक बार अप्रोक्सीमेशन यूज किया मैंने, ठीक है, और एक बार मैं क्या करूंगा एग्जैक्ट, दोनों तरीके ट्राई करते हैं। अप्रोक्सीमेशन में मैं इसे 70 मान लूंगा, 70 मानते ही ये हो गया 1100 बाय 70, तो बोर्ड्स में लिखना 72 है, कॉपी के पीछे रफ वर्क करके देख लेना है ऐसे, तो ये हो गया 110, 7 का टेबल तो आता ही, तो 7 1 7 4 7 5 35 एंड 5 15.7, क्या आंसर आया 15.7, और मैं 15.6 लिख के खत्म कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं 72 को 70 किया है, और मैथ्स का एक फंडामेंटल पता है कि अगर डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर क्या है छोटा कर देते हैं तो आंसर बड़ा हो जाता है, तो यहां पे हमने डिनोमिनेटर छोटा किया है तो आंसर ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा कम करना है। दूसरा तरीका है कि मैं थोड़ा सा जितना एग्जैक्ट कर सकता हूं उतना कर लेते हैं, जैसे इसे 2 से अभी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 2 5 10 2 5 10 एंड दिस इज 36। अगेन हम इसे अभी भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4 एंड 2 7 14 275 एंड 18, राइट। तो अब 18 का टेबल हमें आता है, तो आई गेस यहां से हम थोड़ा सा प्रिसाइज या एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे चले गए। नाउ 18 1 18, रिमाइंडर कितना बचा 9 95, अब 18 5
90, फिर रिमाइंडर क्या बचा 5, 0। अब 0 पे गए तो मतलब 50, तो 18 2 जा 36 भी कर सकते हैं या 3 जा 54। चलो एक और चल लेते हैं, 18 2 जा 36, नाउ रिमाइंडर इज 14 एंड इट इज 140 and 18 sevens are 126. Answer is 15.27. By this method answer is 15.27 and by this method is answer is 15.7. But अगर आप बोर्ड में अप्रॉक्स लिख देते हो तो you will get almost full marks, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। बट ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से इसीलिए करके बताया सो दैट आप खुद ही आइडिया लगा लें कब कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। कभी हम इस तरीके से करेंगे, कभी हम इस तरीके से करेंगे, राइट। Now, let's discuss this question. ठीक है, a solution is obtained by mixing. एक solution इसे हम obtain कर रहे हैं कैसे? By mixing 300 ग्राम of 25% solution. ठीक है, ध्यान समझना, मेरे पास दो solution है। एक solution है 300 ग्राम का, एक solution है 300 ग्राम का, जिसमें 25% by mass solute है। 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन का मतलब समझिए, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन का मतलब है कि 300 ग्राम सॉल्यूशन का 25% पार्ट सॉल्यूट है, क्योंकि परसेंट बाय मास का मतलब यही होता है। नाउ सेकंड सॉल्यूशन, अब हमने उसे मिक्स किया 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। तो अब हमने क्या किया, मिक्स किया दूसरा सॉल्यूशन 400 ग्राम, लेकिन वो 40% सॉल्यूशन बाय मास था। अगर दोनों को मिक्स कर दें तो व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इफ नथिंग इज मेंशन। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो मास परसेंटेज मींस, तो मास परसेंटेज का मतलब क्या है, तो यू कैन से मास परसेंटेज मींस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। क्या मतलब है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप हमेशा क्या सोचेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे, ऊपर लिखोगे, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रखना है, नीचे रखना है टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हमें सोचना है वेट ऑफ सॉल्यूट, वो तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 300 एंड 400। ये तो अच्छी बात हो गई कि वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 300 और 400, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। नाउ व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, यहां पे देखें तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, 25% ऑफ 300, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है 25% ऑफ 300 ग्राम सॉल्यूशन। योर आंसर इज 75 ग्राम। Now, what is the weight of solute in this case? इस केस में weight of solute क्या होगा, 40% of 400. What is your answer? 160 ग्राम। क्या आंसर आया, 160 ग्राम। So, mass percentage of solute, mass percentage निकालना है तो कैसा होगा, total weight of solute। तो total weight of solute यानी फर्स्ट सॉल्यूशन का वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज 75, सेकेंड सॉल्यूशन का वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज 160। ठीक है, तो 75 प्लस 160 बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल वेट कितना है, 300 प्लस 400, दिस इज 700 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ कैलकुलेशन इज इजी। तो क्या आंसर आया हमारे पास, इट विल बी 75 प्लस 160, तो आई गेस ये हम ऐड कर सकते हैं 235 बाय 7। 7 का टेबल तो आता ही है, 7 3 जा 21, 2 फिर 7 3 जा 21, फिर 3 7 4 जा 28, 33.4%। तो इन दिस वे हमने आज की क्लास में क्या सीखा है, परसेंटेज बाय मास, और उस पे बेस्ड सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो दिस इज द मास परसेंटेज इज मोल फ्रैक्शन रिलेशन। इस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन पढ़ने के बाद। तो टिल हियर आप मास परसेंटेज को ढंग से समझिए, बिकॉज ये टर्म मोलैरिटी में भी यूज होगी, मोलैलिटी में भी यूज होगी, कंसंट्रेशन टर्म्स में, इवन जेई में या नीट में
परसेंटेज टर्म को यूज करके काफी क्वेश्चन को घुमाया जाता है. That's why I want a very well understanding of this concept. And yes, boards and NCERT में तो मास परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया तो that's would be very easy for you. Okay? तो आप मास परसेंटेज को ढंग से समझिए और उस पे बेस्ड क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए. So keep practicing. Thank you.